आज हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डेटा साइंस लाइफ साइकिल है क्या। मान लेते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट है और उसे एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और इसीलिए डेटा साइंटिस्ट को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए होता है जिसके मदद से वो मिले हुए डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सके। तो डेटा साइंस लाइफ साइकिल वही प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी मिले हुए डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए डेटा साइंस लाइफ साइकिल तुम्हें एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप प्रोवाइड करता है। तो डेटा साइंस लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है। अब डेटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। एक एक करके हम इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो तुम सॉल्व क्या करोगे। इसीलिए जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है, एंड बाय द वे जब तुम्हें हम ऐसे वर्ड्स में जब बोलता हूं तब मैं डेटा साइंटिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा हूं या एक ग्रुप ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं जिन्हें वो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है थ्रू अ कस्टमर। ठीक है, और कस्टमर उन्हें पैसे दे रहा है उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तुम या हम का मतलब ये है। तो अभी फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो तुम सॉल्व क्या करोगे। इसीलिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट तुम्हें मिला हुआ है उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें तुम्हें एक लंग डिसीज प्रिडिक्शन का मॉडल बनाना है। तो अभी ऐसे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा? ऐसे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगा कि तुम्हें एक ऐसा लंग डिसीज प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है जो लोगों की हेल्प करेगा ये प्रिडिक्ट करने में कि एक इंसान को लंग डिसीज हो सकता है या नहीं। तो ये उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेप के अंदर डेटा साइंटिस्ट्स ये भी अंडरस्टैंड करता है कि जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कस्टमर के थ्रू उन्हें मिला है, कस्टमर उस डेटा साइंस प्रोजेक्ट से क्या चाहता है, कस्टमर के उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को लेकर क्या गोल्स है। कस्टमर डिजायर और कस्टमर गोल्स, ये दो चीजें भी इस स्टेप के अंदर अंडरस्टैंड की जाती है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग यानी कि स्टेप नंबर 1 के अंदर ये होता है। अब जो अगला स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो डेटा है, अगर तुम्हें डेटा को कलेक्ट करना है तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस होता है, बहुत सारे सोर्सेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वेस। सर्वेस का मतलब लोगों के पास जाकर उनको चीजें पूछना और उनसे डेटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम एक एरिया में गए जिसके अंदर 500 लोग हैं, ठीक है, और तुमने हर एक इंसान के पास जाकर पूछा कि इस बार तुम बीजेपी को वोट करने वाले हो या कांग्रेस को वोट करने वाले हो। सब लोगों को पूछने के बाद तुम्हें यह पता चला कि 400 लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं और 100 लोग कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। तो तुम्हें इस सर्वे से क्या डेटा मिला? तुम्हें इस सर्वे से ये डेटा मिला कि इस बार 80% लोग बीजेपी को वोट कर सकते हैं और 20% लोग कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। मतलब बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें डेटा मिला फ्रॉम द सर्वे विच यू हैव डन। ठीक है, तो सर्वेस का मतलब ये होता है। अगला सोर्स है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी तुम डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्विटर विच इज एक्स नाउ, अगर उसके ऊपर अगर उसका एग्जांपल हमने कंसिडर किया तो तुमने अगर सपोज मान लेते हैं कि तुमने एक बस पोल डाला कि इस बार तुम बीजेपी को वोट करने वाले हो या कांग्रेस को वोट करने वाले हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी ऑडियंस रिएक्ट करेगी। मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे 500 फॉलोअर्स है और 500 में से अगेन 400 लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया और 100 लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो तुम्हें यह पता चल जाएगा थ्रू सोशल मीडिया कि इस बार किस पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और किस पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम है। ओके, तो दिस इज सोशल मीडिया का सोर्स।
नेक्स्ट सोर्स इज ट्रांजैक्शनल डेटा। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हें ये पता है कि जो भी सब्जेक्ट्स में सिखाता हूँ उन सब्जेक्ट्स के नोट्स में बनाता हूँ, जिनको अगर तुमने रेफर किया तो तुम्हें एग्जाम में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो तुम मेरे ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे अगर तुम मेरे नोट्स परचेस करते हो तो एक तरफ तुम्हें मेरे नोट्स मिल जाएंगे इमीडिएटली, दूसरी तरफ जो डेटा तुमने एंटर किया है उस डेटा का हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बनेगा और उस ट्रांजैक्शन के अंदर तुम्हारा डेटा होगा, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि 1000 लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए तो हमारे पास 1000 लोगों के ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल डेटा का मतलब ये होता है। नेक्स्ट सोर्स इज डेटा फ्रॉम आर्काइव्स। डेटा फ्रॉम आर्काइव्स मतलब बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा। अगर एकदम थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए अगर मैंने बोला तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो तुम्हारा वॉल होता है उस वॉल के ऊपर अगर तुमने किसी भी फोटो के ऊपर क्लिक करके उसको आर्काइव में सेंड कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे वो जो फोटो है वो तुम्हारे वॉल पे नहीं दिखेगा, बट वो एक हिस्टोरिकल डेटा बन जाएगा जिसको तुम बाद में कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डेटा फ्रॉम आर्काइव का मतलब ये होता है। तो इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम तुम्हारा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डेटा की जरूरत होती है, तो जो डेटा है उसको अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। तो इस स्टेप के अंदर उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दोस अलग अलग सोर्सेस, और जरूरी नहीं है कि यही सोर्सेस है, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट यू हैव गॉट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेस हैं, ओके। अब अगला स्टेप डेटा प्रिपरेशन है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये स्टेप सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस स्टेप के अंदर टोटल 2 चीजें होती है, विच इज डेटा क्लीनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन। अब डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, डेटा क्लीनिंग के अंदर जो डेटा हमारे पास है ये देखा जाता है कि क्या उस डेटा के अंदर कोई एरर्स है या नहीं। अगर कोई एरर्स है तो उन एरर्स को रिमूव किया जाता है। अब ये तो तुम समझ गए, बट अगर डेटा के अंदर एरर्स है तो वो एरर्स क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइपिंग एरर हो गया, डेटा एंट्री एरर हो गया, मतलब डेटा को एंट्री करते टाइम आया हुआ एरर, ठीक है। ऐसे अलग अलग रीजंस है जिसके वजह से डेटा के अंदर एरर्स होने के चांसेस है, या बेसिकली डेटा के अंदर इन चीजों की वजह से एरर्स होता है। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर इन सारे के सारे एरर्स को रिमूव किया जाता है। और अगर सपोज डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो उस डुप्लीकेट डेटा को भी रिमूव किया जाता है, वो भी स्टेप के अंदर होता है। और ये भी चेक किया जाता है कि जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज है क्या। अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है, अगर सपोज मिसिंग वैल्यूज है तो उन मिसिंग वैल्यूज को हम इस स्टेप के अंदर हैंडल करते हैं, बट हम उन मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। अब ऐसा करने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका इसकी जो मिसिंग वैल्यूज है उन मिसिंग वैल्यूज को ही ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका इस कि एक कांस्टेंट वैल्यू सेट करो और जो भी मिसिंग वैल्यूज है उन मिसिंग वैल्यूज को उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ऐसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। अब इस स्टेप के अंदर जो दूसरी चीज की जाती है विच इज डेटा इंटीग्रेशन। अब थोड़े समय पहले ही मैंने तुम लोग को बोला था कि जो डेटा हमारे पास आता है उस डेटा को हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि इस डेटा को हमने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इस डेटा के अंदर कुछ डेटा अलग टाइप का होता है, कुछ डेटा अलग साइजेस का होता है और कुछ डेटा अलग स्ट्रक्चर का होता है। इसीलिए डेटा इंटीग्रेशन इस स्टेप के अंदर उन सारे के सारे अलग अलग टाइप, स्ट्रक्चर और साइज के डेटा को हम एक सिंगल डेटा सेट के अंदर मर्ज यानी कि इंटीग्रेट करते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है। अगर एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो डेटा प्रिपरेशन इस स्टेप के अंदर हम जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को इस लायक बनाते हैं ताकि हम उस डेटा को हमारे मॉडल के अंदर फीड कर सकें, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन स्टेप के अंदर आसान भाषा में ये होता है।
अब अगले स्टेप के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में इस सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस। इस स्टेप के अंदर दो चीजें की जाती है। सबसे पहली चीज, इस स्टेप के अंदर हम डेटा को और ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब डेटा को और ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इस स्टेप के अंदर हम अलग अलग विजुअल ग्राफ्स बनाते हैं। उस डेटा को कंसिडर करके हम अलग अलग बार चार्ट्स बनाते हैं, हम अलग अलग हीट मैप्स बनाते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें बनाते हैं और इन अलग अलग चीजों के थ्रू हम उस डेटा को और ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसके अलावा अगर सपोज हमारे डेटा के अंदर कोई आउटलायर्स प्रेजेंट है, तो ये स्टेप उन आउटलायर्स को टैकल करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि आउटलायर्स का मतलब क्या होता है। आउटलायर्स का मतलब, मान लेते हैं कि जस्ट अ सेकंड, आउटलायर्स का मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं एक जगह पे, राइट। ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स एक जगह पे है, ओके। बट मान लेते हैं कि बस एक ही डेटा पॉइंट एकदम दूर कहीं अलग जगह पे है, तो ये जो डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट को हम आउटलायर कहेंगे। तो ये जो स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप ऐसे आउटलायर्स को फाइंड करने में और उन आउटलायर्स को टैकल करने में हमारी हेल्प करती है। अब जो अगला स्टेप है वो है मॉडलिंग। ये स्टेप बहुत ज्यादा सिंपल है बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंसिडर करके सही अल्गोरिदम्स यानी कि राइट अल्गोरिदम्स चूज किए जाता है और उन अल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। अब जो अगला स्टेप है यानी कि नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, दैट इज मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन, इस स्टेप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो मॉडल हमने बनाया है वो मॉडल डिप्लॉय करने के लायक है या नहीं। अगर वो मॉडल डिप्लॉय करने के लायक है तो अच्छी बात है, हम स्टेप नंबर 7 के ऊपर जंप कर लेंगे। बट अगर वो मॉडल डिप्लॉय करने के लायक नहीं है तो उस केस में हमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। वो डिपेंड करता है कि ऑन दैट डेटा साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारा मॉडल डिप्लॉय करने के लायक नहीं है तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारा मॉडल डिप्लॉय करने के लायक नहीं हो जाता तब तक। और फिर जब हमारा मॉडल डिप्लॉय करने के लायक हो जाएगा तब हम स्टेप नंबर 7 के ऊपर जंप करेंगे, विच इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल डिप्लॉयमेंट इस स्टेप के अंदर जो मॉडल हमने बनाया है, जो डिप्लॉय करने के लायक अब हो चुका है, उस मॉडल को हम डिप्लॉय कर देते हैं। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इन सारे के सारे स्टेप्स को करते वक्त अगर हमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है उस मॉडल के ऊपर, डायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है उस मॉडल के ऊपर जो यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे, राइट। इसलिए सारे के सारे स्टेप्स को एक प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है इन स्टेप नंबर 7, विच इज दैट इज व्हाटएवर, कि मॉडल को डिप्लॉय करने के बाद ऐसा नहीं कि भाई मॉडल को डिप्लॉय कर दिया और अब हम भाग गए, ऐसा नहीं करना है। मॉडल को डिप्लॉय करने के बाद भी थोड़े समय के लिए या रिक्वायर्ड समय के लिए उस मॉडल को या उस मॉडल के परफॉर्मेंस को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है और बार बार या फॉर दैट रिक्वायर्ड टाइम उस मॉडल से हमें फीडबैक लेते रहना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली डेटा साइंस लाइफ साइकिल ये होता है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।